So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. So कुछ का कमेंट्स ये आ रहा था कि मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आज मैं ऐसे प्लेस पे बैठा हूँ जहाँ पर आई होप कि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है। सो आज बेसिकली हम लोग अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक और लास्ट टॉपिक बचेगा जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जांपल्स के मैंने उसको भी करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, वरना हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर विद दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। 1 minute. So third law of motion, right? Yeah, third law of motion. So the first two law of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with the method of determining the force, ठीक है। तो जो पहले के दो फोर्स थे, ठीक है, जो फोर्स मतलब पहले के दो जो लॉ थे, ठीक है, जो पहले के दो लॉस थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले लॉ में क्या बताया था कि अगर हमें किसी का बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स लगा के, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के, ठीक है। इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। सेकंड में क्या करा था उन्होंने, आखिर में फोर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, मतलब मेजर कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या करा था, कुछ डेरिवेशंस करे थे जिससे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाल पाते हैं, ठीक है। ओके, so with the method of determining the force, and the third law of motion states that when 1 minute guys. Okay, so here the third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first. It means that कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर मान लो फोर्स लगाता है, ठीक है, अगर वो इस पर फोर्स लगाता है तो सेम उसको रिजल्ट मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें फोर्स लगाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो इसको भी रिटर्निंग फोर्स जो होगा वो 5 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो जितना आप फोर्स लगाएंगे, जितना आप एक्शन करेंगे, उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा। इसका मीनिंग एक तरीके से हो गया। अब देखो, अगर नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कि जैसे टीचर जो है कभी, ठीक है, थप्पड़ मारते हैं ना, तो जब वो गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो उनके हाथ में भी कोई ना कोई दर्द होता है, राइट, और आपके गाल में तो होता ही है दर्द। तो मतलब उन्होंने एक फोर्स लगाया आपके गाल पे, और गाल नहीं, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट नहीं, एक तरीके से उन पे फोर्स लगा दिया, तो एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन हो गया एक तरीके से, ठीक है। और एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, ये एक मान लो, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, कोई है ऐसा, यहाँ पे नहीं गिवन है, मैं आपको बताता हूँ। क्या कभी देखा है कि जैसे साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो और बहुत ही तेज़ी से चला रहे हो, ठीक है, और बहुत तेज़ी से जब तुम्हारी दीवार पर लगती है साइकिल तो रिटर्निंग फोर्स तुम्हें मिलता है, जिससे तुम ये समझ सकते हो कि पीछे की तरफ मूव होते हो, राइट। भाई टकराए साइकिल से तो ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ मूव हो रहे हो, राइट। ऐसे ही देखो क्या होता है। और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई दीवार है, दीवार पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, और स्केटिंग होते हैं, स्केटिंग शूज़, ठीक है, उसको पहने हो। तुम जब इस पर फोर्स लगाओगे तुम देखोगे स्केटिंग शूज़ अगर तुम पहने हुए हो, ठीक है, तो तुम पीछे की तरफ मूव होगे, क्योंकि स्केटिंग शूज़ एक तरीके से फ्रिक्शन जो होता है वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन प्रॉपर वे में चल नहीं पाता, क्योंकि रोलिंग, ठीक है, उसका रोलिंग फ्रिक्शन में फॉर्म हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दो फोर्स जो होते हैं, एक एक्शन एक रिएक्शन, दोनों ही अपोजिट होते हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो होता है बिल्कुल सेम होता है। यू हैव, देखो तुमने क्या लगाया, तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन जो रिएक्शन हो वो भी 5 न्यूटन का होगा, ठीक है। तुमने 5 न्यूटन के दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार पे तुम पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, बस डिफरेंस ये होगा कि उसका अपोजिट होगा तुमसे, ठीक है। तुमने अगर एक साइड को लगाया तो उसका दूसरी साइड में आएगा फोर्स, ठीक है। सो दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स होता है बेसिकली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है, ठीक है। ये फोर्स जो होता है वो अलग अलग, ये जो फोर्स होता है बेसिकली दो अलग अलग, तो बेसिकली ये जो होता है, ये फोर्स जो होता है ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तुम एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो फोर्स, ठीक है, दो ही तो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट तुम पर लगा रहा है फोर्स, डन। ये कभी 3 ऑब्जेक्ट में नहीं एक साथ हो सकता है।
So in the game of football, sometimes we, while looking at a football and trying to kick it with greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. कभी देखा कि एक फुटबॉल होती है, ठीक है, फुटबॉल को जब हम लोग किक करते हैं और कभी हार्डली अगर किक करते हैं तो क्या होता है, फुटबॉल भी उतना ही फोर्स लगाती है जितना हम फोर्स लगाते हैं, तो हमारे पैर में दर्द होता है, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स दैट एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, ठीक है. तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है पेयर में होता है. आप एक्शन कर रहे हैं तो उधर से आपको रिएक्शन भी मिल रहा है. कभी जो फोर्स होता है वो एक सिंगल नहीं होता है, ठीक है. सो द टू अपोजिंग फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज. इन दो अपोजिट फोर्सेज को एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है बबुआ, समझ में आया. चलो आगे देखो. So let us consider two spring balances connected together as shown in figure 9.10. The fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of spring balance A, it is observed that both of spring balances show the same reading on their scales, and it means that the force exerted by spring balance A on B balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on the balance A. The force which balance A exert on the balance is, देखो यहाँ तक पढ़ते हैं अभी, ठीक है. कहाँ से? by the balance B to the balance A. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. ये एक 9.10 पे यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है. यहाँ पे क्या है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है. हम लोगों ने दो पेयर लिए हैं स्प्रिंग के. एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग का ये है, ठीक है. एक स्प्रिंग को बेसिकली हम लोगों ने दीवार से टाई कर दिया है, ठीक है. दीवार से हम लोगों ने एक स्प्रिंग को जोड़ दिया है और उसमें ही हम लोगों ने अपनी दूसरी स्प्रिंग जो है उसको कनेक्ट कर दिया है. यहाँ देखिए कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. और अब करा क्या है, कनेक्ट करने के बाद बेसिकली हम लोगों ने क्या करा है, एक स्प्रिंग को तो हम लोगों ने टाई कर दिया किससे, दीवार से, और वहीं पे एक स्प्रिंग को हम लोगों ने अपने हाथों से टाई करा है. तो जब हम ये वाली जो बी स्प्रिंग मान लो ये और ये ए है, ठीक है. तो जब हम इस बी स्प्रिंग को, सॉरी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, चलो इसी मान लो, ठीक है. ये जो ए स्प्रिंग है ये बी स्प्रिंग है. तो जब तुम ए स्प्रिंग को अपने हाथों से खींचोगे, ठीक है, तो इसकी रीडिंग इतनी आएगी, ठीक है. अब तुम देखोगे सेम रीडिंग यहाँ बी पे भी आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जितना तुम खींच रहे हो बी भी उतना ही अपोज कर रही है, ठीक है. जितना फोर्स तुम लगा रहे हो तो उधर से रिएक्शन जो है वो भी उतना हो रहा है. तभी देख सकते हो सेम रीडिंग है यहाँ पे गिवन, ठीक है. इस पूरे पैराग्राफ में ये गिवन है. चलो आगे देखो. So the force which balance A exert on balance B is called reaction. जो A स्प्रिंग ने B स्प्रिंग पर लगाया था फोर्स उसको कहते हैं एक्शन, ओके. और जो B ने A पे लगाया था उसको कहते हैं रिएक्शन, ठीक है. And this gives us alternative statements of the third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects, ठीक है. तो इससे एक तरीके से हमें क्लैरिफाई होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ओके. कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक तरीके से फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा एक्शन होता है, लेकिन उधर से भी एक रिटर्निंग फोर्स होता है, उसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. और इससे हमें पता चलता है कि ये जो फोर्स होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, ओके. ठीक है, एक सेकेंड गाइस. कितने न्यूमेरिकल गिवन है इसमें? अच्छा, दो और गिवन है, 2 3, ओके. 3 सही है इजी है. चलो कर रहे हैं, लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी बाद में आएगा. चलो पहले यहाँ तक पढ़ते हैं अपना, ठीक है. आप देखो, suppose you are standing at rest and intend to start walking on the road, you must accelerate, and this occurs a force in accordance with the second law of motion, which is the force. It is a muscular effort you exert on the road, and is it in the direction we intend to move? No, you push the road below backward. The road exerts an equal and opposite reaction force and your feet to make you move forward. देखो, आप जो हम लोग डेली लाइफ में चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, चलते हैं, तो वहाँ पर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ होता है. कौन सा? विच टू एवरी एन एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है. होता क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप एक मिनट से बना था थोड़ा, ठीक है. आप चलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप करेंगे क्या? अपने पैरों से एक तरीके से बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे,
ज़मीन पे बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे, पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तो ज़मीन होगी वो आपको आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। मतलब आपने इसको इधर फोर्स लगाया सेम मैग्नीट्यूड में, और सेम मैग्नीट्यूड में ज़मीन ने आपको इधर से फोर्स लगाया है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स था वो ऑपोजिट था, और इसी के कारण आप चल पाते हैं, ठीक है। आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और आगे की तरफ चल पाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जानते हैं कि इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मीनिंग है, बार बार आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। एंड दीज फोर्स में नॉट बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन ये इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये, एंड दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। और एक तरीके से हम कह सकते हैं इसीलिए कि डिफरेंट मासेस होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। सो व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट द फॉरवर्ड फोर्स on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun, and this results in the recoil of the gun. Since the gun has a much greater mass than the bullet, and the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet, ठीक है। And third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of the rowing boat. As the sailor jumps forward, चलो यहाँ तक पढ़ते हैं पहले, कहाँ तक, बुलेट तक, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब आप गन फायर करते हैं, ठीक है, गन में जो बुलेट होती है जब आप उसको फायर करते हैं तो जो एक तरीके से वो काफ़ी सारी वेलोसिटी से निकलती है। जो आपकी गन की बुलेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से निकलती है, और जब वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से निकली तो वो भी एक तरीके से, देखो एक्शन हुआ, गन से आपने फायर करा तो एक्शन हुआ बुलेट निकलना, ठीक है। बुलेट निकलना आपका एक्शन हुआ, बुलेट मतलब गोली, ठीक है। अब वो भी कुछ रिएक्शन छोड़ के जाएगी, तो पीछे आप देखते होंगे अगर आप अपने कंधे पे रख के बुलेट को चलाते हैं तो यू कैन सी दैट, यू कैन बी फील दैट कि थोड़ा बहुत असर जो होता है आपको लगता है कि पीछे की तरफ जो है गन मूव हुई है। तो मतलब अब इतना नहीं लगता, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देखो क्या हुआ, मैं सही से समझाता हूँ तुम्हें, नीचे आओ। इसके अंदर ये बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है, यहाँ पे तुमने फायर करा तो एक तरीके से इसको एक तरीके से बैकवर्ड फोर्स मिला, ठीक है, बैकवर्ड फोर्स मिला जिससे ये फायर हुई, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से गई। अब यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ तो तुमने फायर करा। अब पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो एक अपोजिट रिएक्शन भी होगा, और इसीलिए थोड़ी सी जो एक तरीके से हमारी गन होती है वो हिलती है, ठीक है। जैसे तुम फायर करते हो थोड़ा सा गन जो है वो पीछे की तरफ आती है। लेकिन अब यहाँ पर एक डाउट है कि अगर जो गोली है मतलब बुलेट है वो इतनी ज़ोर से जा रही है तो गन इतना ही कम क्यों आ रही है। तो देखो गन का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलेट, एंड दैट इज द रीज़न वाई इट रिक्वायर्स अ वेरी लिटिल अर्थ। ओके, समझ में आया। चलो आगे देखो, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, देखो क्या गिवन है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या कहा है कि जैसे आप बोट से उतरते हैं, ठीक है, बोट जो होती है ना, नाव से उतरते हैं, तो नाव से आप दूसरे ओर तक कैसे जाते हैं, ठीक है, नाव से बेसिकली आप उतरते कैसे हैं। तो ये मान लो नाव है, ठीक है, तो यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ओके, 1 सेकेंड, एक सेकेंड। सो हियर देखो, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं नाव पे, और नाव से आप उतरना चाहते हैं, तो आप करोगे क्या, अपने जो फीट्स हैं मतलब अपने जो पाँव हैं, ठीक है, उससे आप बेसिकली पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे, ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे बेसिकली। और जब आप पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे तो इतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड में ये अपोजिट आगे की तरफ फोर्स लगाएगा जिससे आप उतर पाते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इससे बता दिया मैंने। ओके, सो हो गया चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ द टाइम टू कंप्लीट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड विल डेफिनेटली डू दिस इन आवर अगेन क्लास, ओके, बिकॉज आई थिंक इट्स मच मोर फॉर टुडे। I hope that I'll cover your full chapter in just 2 days, because there is only conservation of momentum rest and some numericals of conservation of momentum, like how many numericals are there. So there are total 1 numeric, yeah, here it start, yeah. So here total this 1, okay, 9.6, 9.7, and this one is 9.8, and this one is 9.8, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल्स हैं, आसानी से हो जाएंगे। सो आई विल लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लास्ट टॉपिक हो जाए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, लेकिन आई होप ये तुम्हें काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।